नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में हमारे आज के मेहमान हैं अति विशिष्ट, मैं कहूँगा, डॉक्टर त्रिनाथ मिश्र। ये इंडियन पुलिस सर्विस से सेवानिवृत्त हुए और इतनी सारी जगहों में ये प्रधान थे कि मेरी स्मरण शक्ति के बाहर हो जाती है पूरा लिस्ट याद करके बताना, और अपना परिचय इसलिए मजबूरन डॉक्टर मिश्रा को खुद ही देना पड़ेगा। डॉक्टर मिश्रा। धन्यवाद। मेरा परिचय अत्यंत संक्षिप्त है। अकबर इलाहाबादी के शब्दों में बीए किए, नौकर हुए, पेंशन मिली और अंत समय का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा जन्म पूर्ववर्ती बिहार के एक सुदूर ग्राम में हुआ, कुरडेग। अब वो झारखंड में है। ये बिहार और झारखंड का सीमांत ग्राम है और पहले यहाँ कोई भी जीवन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। न सड़क थी, न स्कूल था, न अस्पताल था। तो बहुत मेहनत पड़ी पढ़ाई लिखाई करने में कि 32 मील दूर मेरा स्कूल था, जहाँ मैंने विद्यारंभ किया सिमडेगा में संत अन्ना प्राइमरी स्कूल और सेंट मेरीज़ हाई स्कूल में। भगवत कृपा से सन 54 में नेतरहाट विद्यालय शुरू हो गया और उसमें मेरा चयन हो गया। तो अगले 6 साल तक मैं नेतरहाट में पढ़ा और वो मेरे जीवन का सबसे उपादेय स्वर्णिम काल था। वहीं मुझे संसार के विभिन्न पक्षों का दिग्दर्शन हुआ और मैं उन गुरुओं को रोज़ स्मरण करता हूँ, उनकी चरण वंदना करता हूँ, जिन्होंने वाकई मेरे ज्ञान चक्षु खोले। उसके तदुपरांत मैं यहाँ पटना कॉलेज में आया और यहाँ से मैंने बीए में ऑनर्स किया। उसके बाद मैं यूपीएससी में बैठा इम्तिहान में और आईपीएस में 1965 में मेरा चयन हो गया और उत्तर प्रदेश का काडर मुझको मिला, जहाँ विभिन्न ज़िलों में पुलिस अधीक्षक और परिक्षेत्र के डीआईजी के रूप में काम करने का मुझे मौका मिला। इलाहाबाद के 2 पूर्ण कुंभ सन 77 और 79 के संचालन का भी काम मुझे मिला था, जिसमें भगवत कृपा से बिना किसी जनहानि धनहानि के मेला संपन्न मैं करा सका। फिर मैं भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति में गया, जहाँ विभिन्न पुलिस दलों में और बलों में मैंने काम किए। उनमें से मैंने कई का नेतृत्व भी किया, जिनमें एसपीजी, सीबीआई, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, नेशनल पुलिस एकेडमी हैं। इसके अतिरिक्त बीएसएफ और आईटीबीपी में भी कुछ काल तक मुझे कार्य करने का मौका मिला और मणिपुर के डीजीपी का भी कार्यभार संभालने का मौका मिला। इस सेवा काल में मुझे देश विदेश के बहुत से स्थानों का भ्रमण करने का अवसर मिला, जहाँ मैंने उनके जीवन शैली का विश्लेषण करने का प्रयास किया। अपने प्रोफेशनल विषयों पर मैंने करीब 10-12 किताबें लिखी हैं और साथ ही साथ अन्य विषयों पर भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें उल्लेखनीय है द हिंदू बुक ऑफ डेड और मौलाना जलालुद्दीन रूमी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के ऊपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी हुई पुस्तकें। मुझे काव्य से दिलचस्पी रही, विशेषकर पढ़ने में। मैं कविता करना तो नहीं सीख पाया, लेकिन कविता पढ़ने और उसका रस लेने का मुझे ज्ञान हो गया, जिससे मेरे जीवन में बड़ी सरसता रही। यही छोटा सा मेरा परिचय है। जी, अब हम मुद्दे पर आते हैं। मेरी चिंता है बिहार और
जो अभी फिलहाल सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार, क्या आने वाले चुनाव में राजनीति इसमें कुछ कर सकती है? क्या इसको ऊपर उठाया जा सकता है? कुछ उम्मीद है कि ये नीचे से ऊपर तक आ सके बिहार? आप क्या सोचते हैं इस मामले में? देखिए, बिहार की अजीब परिस्थिति ये हो गई है तो यह परिस्थिति कमोबेश पूरे देश में व्याप्त, लेकिन बिहार में इसका बड़ा व्यापक और प्रखर रूप दिखाई पड़ता है। वह है आधुनिकता से पीछे हटके मध्ययुगीन सामंतवादी मनोवृत्ति में पहुंच जाना। जब तक इस दलदल से नहीं उठेंगे तब तक हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से हमारी उन्नति होगी। सामंतवादी मध्ययुगीन मनोस्थिति के कई लक्षण हैं। उसमें पहला लक्षण है वह है डायनेस्टिक परंपरा, यानी आनुवंशिक परंपरा की स्वीकृति समाज द्वारा। एक व्यक्ति मान लिया जाता है कि यह हमारा नेता है, हमारी जाति का नेता है, हमारे दल का नेता है, क्योंकि यह फलाने का पुत्र है। उसमें योग्यता हो चाहे न हो। ये शाम न विद्या न कुलो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। उनको भी हम तैयार हैं मानने के लिए, अपना नेता अपने सर पे बैठाने के लिए, क्योंकि वो फलाने बाबू के बेटे। उनके नाम के पीछे जो उनका रखा हुआ है अल, उनका जाति सूचक नाम या वंश सूचक नाम, वो हटा दीजिए, उनकी क्या हैसियत रह जाएगी। ये बिहार की अजीब स्थिति है कि लोगों को स्वीकार्य है नेतृत्व फलानी स्त्री का, क्योंकि वो फलाने की पत्नी है। वो क ख ग न जानती होगी, संविधान का कभी पारायण किया नहीं होगा, जो विधि विधान है उससे कोई परिचय नहीं, लेकिन फलाने की पत्नी है इसलिए स्वीकार्य है, फलाने का पुत्र है इसलिए स्वीकार्य है। ये सामंती व्यवस्था है। पहले राजा का बेटा राजा, सेनापति का बेटा सेनापति, पुरोहित का बेटा पुरोहित। तो वही सिलसिला बिहार ने पुनः स्थापित कर दिया है। पहले 15-20 सालों में नहीं था, लेकिन चूंकि समाज की मानसिकता नहीं बदली, इसलिए ये स्थिति आ गई है। और इससे जब तक नहीं उबरेंगे तब तक कोई उन्नति की संभावना मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती है। दूसरा जो लक्षण है वो है विधि की उपेक्षा। अंग्रेज़ों ने जहाँ हिंदुस्तान का शोषण किया और इसमें यहाँ बहुत विडंबनाएं उत्पन्न की, वहीं एक बहुत अच्छी सौगात भी दी। हालांकि ये सिर्फ भारतीयों पर लागू होती थी। वो थी कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। अंग्रेजी शासन के पहले जो राजा बोला वही कानून, गांव में जो जमींदार बोला वही कानून, जो दबंग बोला वही कानून। समाज के अपने अपने कानून थे। जातिगत पंचायतें थीं, बिरादरीगत पंचायतें थीं, उनके अपने कानून थे। कोई सामान्य विधि नहीं थी। अंग्रेज़ों ने एक रूल ऑफ कंसेप्ट ऑफ लॉ किया, जिसके तहत सभी, जहाँ तक आपराधिक मामले थे, उनमें सभी बराबर थे, चाहे राजा हो चाहे रंक। बड़े बड़े लोग भी सजा पाए। और उसी से ये स्थिति उत्पन्न हुई थी कि लोग कहते थे कि कलकत्ता से पेशावर गांठ में मोहर बांध के ले जाओ, कोई खतरा नहीं। तो विधि का आदर। पिछले स्वतंत्रता के बाद करीब करीब 15-20 साल तक पुरानी व्यवस्था चलती रही। ट्रेन अपने पुराने स्टीम पर ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर इस सामंतवादी मध्ययुगीन मानसिकता ने पांव पसार लिए। तो अब जो अपने आप को बड़ा समझता है, दबंग समझता है कि मेरे पीछे मेरी
जाति का बल है, मेरे दल का बल है, मेरे गिरोह का बल है, वो कानून को ठेंगे पर रखता है। इस आजकल लोगों को शर्म नहीं आती है अपने आप को बाहुबली, दबंग, रंगदार कहते हुए, बाकायदे मूंछों पर ताव देते फोटो खिंचाते रहते हैं। अच्छा, इस ये परिस्थिति और खराब हो गई है दो कारणों से। एक तो पुलिस की कार्यक्षमता में वो वृद्धि नहीं हुई जो अपेक्षित थी। इसका कारण प्रमुख ये रहा कि पुलिस को अनप्लान्ड सब्जेक्ट रखा गया। 5 ईयर प्लान, सेकेंड ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। अब तो खैर कोई 5 ईयर प्लान की बात ही नहीं करता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन बैठी हुई है, प्लान्स तो बनते ही हैं। कहीं पुलिस के बारे में कोई प्लानिंग नहीं। नेशनल पुलिस कमीशन बैठा था, लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो सुप्रीम कोर्ट के एंडोर्समेंट के बावजूद भी रखी के रखी रह गई। तो वो उसकी वजह से जो पुलिस में बदलाव आना चाहिए था, जो संगठन जिस प्रारूप का होना चाहिए था, वो नहीं रहा। अभी हम पुराने आयरिश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी के आधार पर पुलिस को चला रहे हैं। ताज्जुब होगा जान करके आपको कि पुलिस के सिलेक्शन के टेस्ट में फिजिकल टेस्ट है, एजुकेशनल टेस्ट है, लेकिन एप्टीट्यूड एटीट्यूड का कोई टेस्ट नहीं, ना सिपाही के में ना आईपीएस के में। क्या वो अपने प्रोफेशनल प्रेशर के स्ट्रेस को झेल सकता है? कठिन परिस्थितियों में भी अपने ऊपर संयम रख सकता है? क्या उसकी एम्पैथी है जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए? इसका न कोई टेस्ट है और न इसके ऊपर कोई ध्यान। पहला तो कारण ये हुआ जिससे इन दबंगों को मिल गया बहुत ज़्यादा। दूसरा है वी हैव एन इनडिफरेंट जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो उदासीन है समाज के दायित्व को लेकर। वो बाल की खाल निकालने में लगे हुए। उनका काम हो गया है खाली अपराधी के अधिकारों को देखने का। जो पीड़ित है उसके अधिकार की उन्हें कोई चिंता नहीं। इसलिए आज पकड़े गए, 2 दिन बाद छूट के चले आए। हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं श्री वेंकैया नायडू, उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये मानवाधिकार मानवों के लिए है, दानवों के लिए नहीं है। लेकिन आज लग रहा है कि दानवों के लिए ही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पुराना उदाहरण है। एक अग्नू नगेशिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार एक केस है, बहुत मशहूर केस, कन्फेशनल एफआईआर के ऊपर। अग्नू नगेशिया नाम का एक झारखंड का व्यक्ति अपने बाप भाई सबको मार के 4 आदमियों को मैं कुल्हाड़े के थाने में गया और उसने अपने खिलाफ एक कन्फेशनल एफआईआर लिखाया। ओपन एंड शट केस। कोर्ट ने छोड़ दिया क्योंकि कन्फेशनल एफआईआर कैनॉट बी एडमिसिबल इन एविडेंस। अब वहाँ मौके पर कोई और गवाह था ही नहीं, घर के अंदर की बात थी, वो खुद कह रहा है। ठीक है, कन्फेशनल एफआईआर एडमिसिबल न होता, लेकिन वो कुल्हाड़ा तो था, उसमें ब्लड स्टेन्स थे, वो साबित था। लेकिन नहीं, वो पूरे अपने खानदान भर के जायदाद का मालिक बन के ठाठ से रहा। तो मैं जजमेंट को गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन द जज एंड द जजमेंट डिडंट टेक इनटू अकाउंट the sensitivities and the requirements of the society। तो छोड़ने के लिए ग्राउंड ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, लोअर कोर्ट से सजा हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस नुक्ते पर छोड़ दिया। तो वो मेरा कहना कि एक उदासीनता है, वो बिल्कुल इतनी बारीकी में जाते हैं। अभी किसी कोर्ट का आया कि जब तक पेनिट्रेटिव एक्ट नहीं हो तब तक सज़ा का मुस्तहक नहीं होता है। ठीक है, पेनिट्रेटिव नहीं हुआ, अटेम्प्ट तो हुआ,
अब ये कोर्ट मान के चलती है कि ये दायित्व तो स्टेट का है हर चीज़ साबित करने का। कोर्ट भी तो छानबीन कर सकती है। पहले अदालतें जाती थी मौके पर जाकर के चेक किया करती थी, क्योंकि एक दायित्व तो था कि हाँ, कि लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखने का काम हमारा भी है। तो ये और ये तो समस्याएं हैं, सामने चुनाव है, और इस चुनाव में राजनीति कुछ कर सकती है हालात बदलने के लिए। राजनीति तो एक तरह से इस समस्या का मूल कारण है, क्योंकि पिछले 30-35 सालों में मुद्दों की राजनीति समाप्त हो गई है। कोई आइडियोलॉजिकल बहस नहीं होती। बहस जो होती है वो सिर्फ होती है प्रिविलेजेस की, आइडेंटिटी की, और अपने समुदाय के हितों की। इसीलिए समाज को इकट्ठा करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन की जगह पर समाज के विखंडन की प्रवृत्ति चल निकली है। सवर्ण, अवर्ण, ओबीसी, बैकवर्ड, महाबैकवर्ड, दलित, महादलित, अब आगे महा क्या बनेगा कोई कह नहीं सकता है। अच्छा, हर एक में एक आदत डाल दे रहे हैं, वो है मुफ्त की रेवड़ी बांटने का। इलेक्शन आया और हुआ, महिलाओं को इतना, विद्यार्थियों को इतना, शिक्षकों को इतना। अगर ये देना था तो 4 साल पहले क्यों नहीं दिया? हाँ, चुनाव के पहले देते हैं। चुनाव के पहले ये क्यों आप बांट रहे हैं? मैंने जनहित नहीं है, ये स्वार्थ हित है। पब्लिक एक्सचेकर जो टैक्स पेयर्स मनी है, उसके लिए कोई रिस्पेक्ट, रिगार्ड तो हमारे राजनीतिज्ञों में रहा ही नहीं। अभी पिछले 1 महीने कांवड़ यात्रा चली, बहुत अच्छी बात है, भगवान की आराधना का काम बहुत अच्छा है, लेकिन सरकारी खर्चे पे, पब्लिक एक्सचेकर के खर्चे पे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में बैठ के कांवड़ियों पर फूल बरसाना, ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करता है? अगर आपको माला पहनानी है तो पैदल जाइए, माला पहनाइए, खुद भी उनके साथ मार्च कीजिए। तो इस तरह मैंने, जो भला आदमी है, जो करदाता है, उसके द्वारा अर्जित जो सरकारी पैसा है उसका इस प्रकार अपव्यय, तो ये तो कोई आधुनिकता का बोध नहीं करता है। और इससे कोई उपादेयता आएगी, कोई समाज का भला होगा, ये भी नहीं पता चलता है। पिछले 65 साल में जब आप बालिग हो गए, स्कूल छोड़ा, 65 साल में आपने ये सब देखा, यही आपका तजुर्बा रहा है। आगे आप क्या देख रहे हैं? कब तक ठीक होगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल और लगेंगे? पिछले 60 सालों में मैंने, जब हाई स्कूल से हम निकले, हायर सेकेंडरी करके, तो समझिए कि एक तरह से बालिग हुए। तो चूंकि मैं मानविकी का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी गहराई से सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के विश्लेषण की चेष्टा की है। सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है, जो ह्रास हुआ है दुर्भाग्यवश, वह है सही नेतृत्व की कमी। जब हम थे विद्यालय में या यूनिवर्सिटी तक में, तो उस समय हमारे सामने कई रोल मॉडल्स थे जिनकी तरह हम बनना चाहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राधा कृष्णन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, MC छागला थे। एक से एक व्यक्तित्व था हमारे सामने उदात्त, जिनकी तरह बनना चाहते थे। उनमें
सिर्फ नेतापन के अलावा और भी गुण थे। श्री बाबू हमारे विद्यालय में आए थे अंतिम वर्ष में, उन्होंने हम लोगों को संबोधित किया था। उनके पूरे लेक्चर में 3/4 भाग स्पेस के ऊपर था कि अंतरिक्ष क्या है, और कहा कि अब ये एक फ्रंटियर बनने जा रहा है, मनुष्य के बौद्धिक सीमा बनने जा रही है, इस सीमा को पार करके मनुष्य आगे बढ़ेगा तो और विकास होगा। मैंने ऐसे दूरदर्शा थे जो आज की स्थिति है कि साहब सैटेलाइट्स जा रहे हैं और स्पेस स्टेशंस बन रहे हैं, उसकी उन्होंने उस समय परिकल्पना की थी। तो सिर्फ इसलिए उनके लिए आदर नहीं था कि वो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, अपने दल के प्रमुख हैं, बल्कि उनकी विद्वत्ता, उनका जो एरुडिशन था, उसकी वजह से भी थी। आज का कोई कौन लीडर, आप बताइए किसी का जिनके अनुरूप मैं कहूँ, मैं अपने बच्चे, अपने पोते को कहूँ कि तुम इनकी तरह बनो। आजकल तो शिक्षकों में ढूंढना कठिन है। अच्छा, इनकी वक्तृता देखिए, हम बिहार असेंबली में जो लेक्चर्स होते हैं, जो एड्रेस करते हैं, ये वो कई बार सुनता हूँ मैं, लगता है कि व्याकरण ने तो छुट्टी ले ली है। कामता प्रसाद गुरु अगर सुने तो वो आत्महत्या कर ले। अच्छा, सिवाय गाली गलौज के, एक दूसरे की पगड़ी उछालने के, और कोई वक्तृता नहीं, कोई मुद्दों पर बात नहीं, सिद्धांतों पर बात नहीं। कहाँ से नेता लाएंगे? यहीं से उठेंगे। देखिए, मैं तो आशावादी हूँ, मैं निराशावादी नहीं हूँ, और मेरी भगवान पर अटूट आस्था है। भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब और कितनी ग्लानि हाँ, बाकी तो अब है? अभी शायद उस सीमा तक नहीं पहुंची है कि वो अवतार लें। हम में से ही कोई उठेगा। मेरी तो अवस्था चली गई, शायद मैं न देख पाऊँ, भगवत कृपा होगी तो आप देख पाएंगे। थोड़ा ही पीछे इसी में से कोई उठेगा। जी। एक उठा था जयप्रकाश नारायण, लेकिन उस समय तक वो वृद्ध हो चुका था, बीमार था, और फिर दुर्भाग्यवश उसको घेर रखा था एक कोटेरी ने, जिसकी वजह से वो अपने जो उनके सपने थे उनको साकार रूप वो नहीं दे सके। तो दूसरा जयप्रकाश आएगा, आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिहार में कोई जन नेता, कोई सही तौर का। चुनाव सामने है, चुनाव सामने है। इस चुनाव नहीं, पहला जो परिवर्तन आएगा वो सांस्कृतिक स्तर पर आएगा। जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक तन नहीं बदल सकता। तो इसलिए आवश्यकता है मानसिकता को बदलने की। हाँ, जब तक हम ये सामंतवादी मध्ययुगीन मानसिकता में के दलदल में फंसे रहेंगे तब तक उद्धार संभव नहीं है। तब तक तो फिर भगवान का ही आसरा है कि जैसे उन्होंने गजमोक्ष किया था तो वैसे ही शायद आए और मुक्ति दिलाए। है बड़ी भीषण परिस्थिति है, और मेरे जैसे बूढ़े आदमी को ये बड़ा कष्ट देता। जो हमने सोचा था, जो सपनों का भारत होगा, जिसमें सामंजस्य होगा, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर लोगों में आपस में मेल मिलाप होगा, प्रेम भाव होगा, ये जाति के दलदल से हम ऊपर उठेंगे, कोई योग्यता को की ही मान्यता होगी, कोई जाति कुल के पैतृक विरासत के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं करेगा। वो सपना तो चला गया। बहुत अगल बगल में, जैसे उत्तर प्रदेश, आप जहाँ काम कर चुके हैं, जो आपका कैडर था, कानून व्यवस्था वहाँ भी खराब थी। एक अच्छे मुख्यमंत्री के आने के बाद पुलिस की सख्ती है,
बिहार में ऐसा कब हो सकता है? हाँ, यहाँ भी हो सकता है अगर, लेकिन ये व्यक्ति पर आधारित है वहाँ भी व्यवस्था। अब जब तक योगी हैं ये चल रहा है, इसके बाद फिर बंटाढार हो सकता है, मामला उलट सकता है। अच्छा, जहाँ अगर प्रवृत्ति आ जाए कि हम कानून को कानून से बाहर के तरीकों से लागू करें, तो ये बहुत श्लाघ्य नहीं है। बुलडोजर। हाँ, कानून को कानूनी प्रक्रिया से लागू कीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने ये किया है कि कानून को कानूनी प्रक्रिया से लागू करके भी विधि व्यवस्था बनाई जा सकती है। मैं कई कठिन जिलों में रहा हूँ, जैसे आजमगढ़ है, वाराणसी है, बुलंदशहर है। जहाँ जहाँ मैं रहा वो कई जिले बन गए, उसके इतने बड़े बड़े जिले थे। और वहाँ जो विधि प्रक्रिया है उसी के ज़रिए हमने विधि को लागू करने की चेष्टा की और उसमें काफ़ी सफलता मिली। तो वो संसाधन बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे सीसीटीवी का देखिए, दिल्ली में अब सीसीटीवी का जाल लग गया है, तो उसकी वजह से एक सांसद महिला का चेन खींचा गया और 2 दिन में वो चेन बरामद, आदमी पकड़ के अंदर, सीसीटीवी की वजह से। संसाधन। तो संसाधन बढ़ाइए, वो दबंग को दबंगई से मत दबाइए। तो इसे कहा ना कि पुलिस को पहला काम करना है सभी स्टेट्स में कि उसको प्लान्ड सब्जेक्ट बनाइए। समाज तो आपका चला जा रहा है 21st सेंचुरी के सेकंड हाफ में, और पुलिस आपकी लगी हुई है वही 19th सेंचुरी वाली। वो राग दरबारी में बड़ा बढ़िया लिखा है श्रीकांत शुक्ल ने कि आप यूपी के थाने में जाइए और लगता है जैसे 17वीं शताब्दी में पहुंचे। मैंने अभी भी वहाँ पुलिस, यूपी में हाउसिंग सेटिस्फैक्शन पुलिस वालों की 40% नहीं है। वो किराए में मकान लेकर, अच्छा। कुछ किराए में कौन देगा? कम किराए में उसकी तनख्वाह ही क्या है किराया देने की? वही देगा जो उसका कुछ लाभ उठावेगा। मैंने बैरक एकोमोडेशन नहीं दे पा रहे। काम यहां करता है, रहता है 5 मील दूर। जब तक चल के आता है या साइकिल से आता है या बस से आता है तो उसका उत्साह तो 10% 15% कम हो जाता है। अच्छा, गांव कहीं जाए, रहने की कोई व्यवस्था नहीं। रात को रुके तो किसके यहाँ रुके? जिसके यहाँ रुकेगा उसका वो आभारी हो जाएगा। तो वो मैंने जो संसाधन हैं, तौर तरीके हैं, उस पर आगे बढ़ाएं। अच्छा, उसको हरफन मौला कर दिया है कि वही लॉ एंड ऑर्डर भी करेगा, वही पब्लिक ऑर्डर भी देखेगा, वही इंसर्जेंसी भी डील करेगा, वही इन्वेस्टिगेशन में भी मदद करेगा। माने आठों गांठ कुमैत होना। नेशनल पुलिस कमीशन ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पब्लिक ऑर्डर लागू करने के लिए अलग विंग कर दें और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग कर दें, थाना पुलिस में शिफ्ट सिस्टम लगा दें। कई अच्छे रिकमेंडेशंस दिए, लेकिन वो लागू नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ फेवरेटिज्म। मैंने चीफ मिनिस्टर गए तो साथ ही साथ उनकी चिता में डीजी और वो चीफ सेक्रेटरी भी चढ़ा दिए गए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा कब खत्म कर दी थी, लेकिन यहां अभी भी लागू है। अच्छा, देखिए कई स्टेट्स हैं जहां डीजी को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं
कि हम इसी को रखें। क्यों? वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स की कोई कमी है क्या? लेकिन नहीं, क्योंकि उनके हित का साधन वह बिना किसी आपत्ति के करता है। तो वही कहा कि थोड़ा सा स्वार्थ से ऊपर उठ के हमारे नेता देखें और तो समस्या का समाधान है। जब तक ये न केन प्रकारेण सत्ता में हमें रहना ही है, इसका आग्रह रहेगा, तो दुर्योधन वाली स्थिति होगी, उबर नहीं पाएंगे, नाश ही होगा। चुनाव में ये जो चुनाव है, आपने तो 1942 के आप हैं, आपने पहला चुनाव भी देखा, आपके होश में हुआ था। आज का चुनाव, कोई फर्क आया है चुनाव से राजनीति? बहुत फर्क आया है। इसका पूरा श्रेय जाता है शेषन को। पहले चुनाव के समय अफसरों का ये एटीट्यूड रहता था कि जैसे भी हो, पहले पूरे हिंदुस्तान भर में एक दिन में चुनाव होता था, तो इस चुनाव को निपटा दो। री इलेक्शन वॉज ए स्टिग्मा टू द एडमिनिस्ट्रेशन। शेषन ने वो चीज खत्म कर दी। उसने कहा नहीं, 10 दफे कराओ, लेकिन फेयर होना चाहिए। दूसरी बात उसने शुरू की ये ऑब्जर्वर्स भेजने की, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो ये जो रुपया पैसा लाद के बांटते फिरते थे, उसमें बहुत कमी आ गई। तीसरा काम उन्होंने अच्छा किया, जहां भी रिगिंग की शिकायत मिली वहां देखा कि 80%, 85% वो वहां उसने री इलेक्शन करा दिया, रीपॉल करा दिया। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी डिसिप्लिन इसमें ला दिया। अच्छा, ईवीएम के आने से भी ये जो बूथ कैप्चरिंग थी वो करीब करीब ख़त्म हो गई। हाँ, ये जो घबराते हैं लोग ईवीएम से, वो इसलिए कि ये बूथ कैप्चरिंग करने नहीं देता। अच्छा इसलिए तो इसलिए ये परिवर्तन बहुत आया है। एंड आई कैन से, हमने तो देखा है वो ज़माना जो बूथ कैप्चरिंग हो गया और धड़ाधड़ एक ही आदमी ठप्पा मार रहा है और वो रहा है। तो वो यहाँ जब मैं पढ़ता था, जैक्सन हॉस्टल में था, तो एक सज्जन आए कि चलिए चलिए ज़रा वोटिंग आ गया है, वोट डालना है। मैंने कहा मैं तो वोटर हूँ नहीं। कहले कोई बात नहीं, वो हमारा बूथ है, आप जा डाल दीजिए और हम 50 रुपया देंगे। उन दिनों 50 रुपया रेट था। तो हमने कहा जय जय सिया राम, हम ये बोगस काम नहीं करते। हमने कहा हमें खाने पीने लायक हमारे बाप के पास पैसा है, ये 50 रुपया कितने दिन हम खर्च कर पाएंगे। तो परिवर्तन तो बहुत आया है। हाँ, अब ये थोड़ी बहुत माल प्रैक्टिस होगी, जिसका जिस इलाके में दबदबा है वो संभव है कि वो दूसरे तबकों को न करने दिए। लेकिन उस पर भी अगर ऑब्जर्वर सही लगाए जाएं तो रोक लग सकती है, रीपॉल हो सकता है। तो ये रीपॉल से स्टिग्मा हट गया और एक आदमी ने ये परिवर्तन किया, TN शेषन। बस काफी हो गया। तो कुछ फिर भी आपके सुझाव कि इस चुनाव के लिए क्या किया जाए, कुछ सुझाव तो आप देंगे। और आप कहते हैं कि आप आशावादी हैं, फिर भी आपकी बातों से निराशा ही झलक रही है। तो ऐसे हालात में कुछ तो आप बताइए कि इस चुनाव में क्या किया जाए। चुनाव में मेरी बात कौन सुनेगा और कौन मानेगा, लेकिन अपनी बात कह देता हूँ। चुनाव में जो इलेक्टोरेट है, मतदाता है, उसको सबसे पहले जो उम्मीदवार है उसको देखना चाहिए, पार्टी को नहीं। ये बात हुई। हाँ, उसका व्यक्तित्व कैसा है, जी। उसका आचरण कैसा है, क्या वो समाज के लिए काम करेगा या अपने लिए काम करेगा, ये देखें। इंग्लैंड में बड़ा अच्छा सिस्टम है,
मैं वहाँ जब कमांड कोर्स कर रहा था तो लोकल इलेक्शन एक हो रहा था, तो लोगों ने जो इलेक्टोरेट थे उन्होंने सभा की और दोनों पक्षों के नेताओं को बुलाया जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, तो उनसे कहा कि आप बताइए कि आप हमारे लिए क्या क्या करेंगे। दोनों ने धुआंधार भाषण दिए और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जाइए। फिर उन्होंने आपस में बात की और उनका एक फोरमैन खड़ा हुआ, कहने लगे इस आदमी की पहले आदमी की बात हमें आश्वस्त करती है, दूसरा हवाई बात करता है, तो इसलिए हम पहले को वोट देंगे। तो कुछ ऐसा सिस्टम बने कि लोग बुलाएं कि बात रखो। अभी होता क्या है कि मतदाता इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहे हैं जो पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो रैली करते हैं, भीड़ जुटाते हैं और जुलूस निकालते हैं, मैंने रोड शो करते हैं। किस चीज़ का शो है ये? शो अपने काम का कीजिए, काम अच्छा कीजिएगा तो लोग वाह वाह करेंगे। अब जैसे सड़कें अच्छी होंगी तो वाह वाही होगी। नीतीश कुमार के पहले सत्र में, जो पहला उनका 5 साल का सत्र था, उसमें बिहार में सड़कों का बहुत अच्छा सुधार हुआ तो लोग वाह वाह करते रहे। दूसरे में नहीं हुआ तो वाह वाही नहीं हुई। तो काम के दम पे जाइए, भीड़ इकट्ठी करके और इमोशनल नारे दे करके और जात के नाम पर और ये और वो और, लेकिन मतदाता को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा तभी उद्धार होगा। तो मैं आखिरी लाइन को ही मानता हूँ आपकी तरफ से कि मतदाताओं को इनिशिएटिव लेना होगा। जब वो आगे आएंगे बिहार का राज्य आगे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।